हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने डॉक्टर एसपी सिंह हिस्ट्री मेक्स इजी या हिस्ट्री मेक्स सिंपल लेकर के आपके सामने आया हूँ कि इतिहास के साथ एक मिथ है कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर रटी सुबह सफ़ा। तो इतिहास एक्चुअल में ऐसा नहीं है जैसा लोगों ने उसे परोसा है। इतिहास एक्चुअल में मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट है। किसी भी विषय को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री समझनी पड़ती है, और अगर आप इतिहास में सफल होना चाहते हैं तो इतिहास में जानकारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। मेंस में आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं तब भी इतिहास से ही आप प्रारंभ करते हैं, और जब आप सफल हो जाते हैं, मान लीजिए आपका सिलेक्शन आईपीएस में हो गया, तो जब आप किसी बदमाश को पकड़ते हैं तो सबसे पहले उसका इतिहास ढूंढते हैं। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रिमिनल। तो क्या पूछते हैं उससे कि ये आज आपने पहली बार चोरी की है या पूरा खानदान ही चोर है। तो जब आप ये प्रश्न उससे पूछते हैं तो निश्चित रूप से उससे आप प्रश्न ही नहीं बल्कि इतिहास भी तलाशने की एक कोशिश करते हैं। उसी दिशा में ये पहला मैं पड़ाव लेकर के आपके सामने आया हूँ। कुछ प्रश्नों का आपको अभ्यास कराऊंगा जिसके माध्यम से आप इतिहास के मास्टर बन पाएंगे और ये जान पाएंगे कि इतिहास उतना कठिन नहीं है जितना बताया जाता है। तो आइए हम कुछ मेंस के क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग करते हैं और उसी के माध्यम से हम प्रीलिम्स को भी अपना आधार बनाते हैं। जैसे एक क्या है, यू वोंट बिलीव हाउ सिमिलर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो रियली आर। आपको विश्वास नहीं होगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कितने समान हैं। इसको जानने के लिए आपको ये चित्र भी देखना पड़ेगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बनावट लगभग बराबर है, लगभग समान है, देखने को मिलती है। दोनों का बिल्डिंग स्ट्रक्चर, दोनों में ग्रेनरी का पाया जाना, दोनों में लगभग सेम टाइप्स के जो है एविडेंसेस का मिलना, दोनों में सील्स का मिलना। तो ये जो सिमिलरिटी है, इसी सिमिलरिटी को लेकर के कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सिमिलरिटी क्या होती है, डिफरेंसेज क्या होते हैं, इनकी फाइंडिंग्स कैसे होती है, इनका एस्किवेशन किसने किया है। तो ये तमाम तरह के प्रश्न हैं जो आपस में झूलते रहते हैं। तो उसी को लेकर के आज हम आपके सामने आए हैं। चलिए हम देखते हैं कि इसमें सिमिलरिटी क्या क्या है, क्या क्या समानताएं हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे दोनों में क्या है, ग्रिड सिस्टम है। ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम का मतलब हो गया ये है ग्रिड सिस्टम। ये देख रहे हैं ना, ग्रिड सिस्टम से ये फायदा होता है कि मकान, जैसे भारत का सबसे प्लान्ड सिटी कौन सा है, चंडीगढ़। एंशिएंट काल में क्या आप बता सकते हैं कि कौन से सबसे पहली प्लान्ड सिटी थी? चलो मैं बता देता हूँ, चंपा पहली प्लान्ड सिटी थी। तो बता सकते हैं चंपा किसकी राजधानी थी? चलिए अगर आपको पता भी चल गया कि चंपा अंग की राजधानी थी, तो आप बता सकते हैं कि चंपा का आर्किटेक्ट कौन था, वास्तुकार कौन था। अगर आप ये बात बता पाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो स्टडी है वो सही दिशा में आगे चढ़ रही है। तो ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है प्लान्ड सिटी। प्लान्ड सिटी का मतलब है कि हर चीज एक क्रम से बना हुआ है, इसी को क्या बोला गया, ग्रिड सिस्टम। और ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में दोनों में पाया गया है। ठीक है। दूसरा है बौद्ध सिटाइट। तो बोथ सिटीज had a वेल प्लान्ड लेआउट। वेल प्लान्ड लेआउट का मतलब दोनों की जो बसावट है लगभग उसमें क्या है, बहुत सारा समानता देखने को मिलती है। विद ग्रिड सिस्टम अ टेस्टामेंट टू सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जब भी किसी सभ्यता को आप पढ़ते हैं तो अर्बन प्लानिंग आप पढ़ रहे हैं, तो अर्बन प्लानिंग के लिए आपको जानना पड़ेगा कि अर्बन की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ अर्बन। अर्बन की परिभाषा जानने के लिए आपको पॉलिटी का अमेंडमेंट जानना पड़ेगा कि 73rd और 74th अमेंडमेंट क्या है। फिर जाकर के आप देखेंगे कि आईएएस में और पीसीएस में पूछा गया है व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ अर्बन। शहर की सभ्यता क्या है या नगर की परिभाषा क्या है। ये सीधा पीसीएस, यूपी पीसीएस में 3 बार ये प्रश्न आया है, 2005, 2006, 2007 में ये प्रश्न आया है कि किसे शहर कहते हैं, टू whom we define as a city।
तो शहर कहने के लिए जो पहली परिभाषा आती है वो परिभाषा क्या आती है कि शहर की जो जन घनत्व है वो 400 प्रति स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर हमने ये बात जान ली है कि 400 प्रति स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, तो नेक्स्ट क्या हमारा होना चाहिए, 80% से ज़्यादा या 75% से ज़्यादा पॉपुलेशन किस में इन्वॉल्व होनी चाहिए, गैर कृषि कार्यों में इन्वॉल्व होनी चाहिए। मोर देन 80% पॉपुलेशन शुड बी इन्वॉल्व्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। तो कृषि से जुदा किसी भी व्यवसाय में जब वहाँ की जनसंख्या लगी होती है तो उसे शहर कहा जाता है या शहरी जनसंख्या कहा जाता है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी डेवलप्ड। तो प्रश्न यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने के लिए 2-3 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी का मतलब है भोजन ठीक ठाक मिलना चाहिए। भोजन तब होगा जब कृषि व्यवस्था हमारी ठीक ठाक होगी आसपास की, और अगर हमारे यहाँ रोजगार है तब भी हमारे यहाँ भोजन पहुँचता रहेगा। कपड़ा हम तभी पहनेंगे जब हम सरप्लस प्रोडक्शन में होंगे। मकान तब बनाएंगे जब हम सरप्लस प्रोडक्शन में होंगे, हमारे पास आय का ज़्यादा स्रोत होगा। जब मान लो हमारे पास मकान हो गया तो सड़कें हमारी पक्की होनी चाहिए कि नहीं। सड़कें अगर पक्की हैं तो हमारे पास हॉस्पिटल होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए। तो अगर इसका उदाहरण मिला है तो निश्चित रूप से इस सभ्यता में मिलना चाहिए। अगर इस सभ्यता को हमको समझना है तो इस सभ्यता को समझने के लिए हमको कुछ समानताओं को जानना होगा, और उन समानताओं के आधार पर हमको अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। तो जैसे ग्रिड सिस्टम है, अर्बन प्लानिंग सिस्टम है। फिर क्या है, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं ना, ये नालियों का विकास, किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है कि पानी जैसे निकलता है। तो बड़े बड़े कैनाल्स के थ्रू वर्तमान समय में भी शहरों में पानी निकाले जाते हैं, तो यहाँ पर भी निकालने की व्यवस्था बनाई गई है। जैसे बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो हैड सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम टू मैनेजिंग वेस्ट एंड इंश्योर क्लीनिंगनेस। न केवल पानी निकासी की व्यवस्था है बल्कि उसमें जमा होने वाली गाद, वेस्टेज के भी मैनेजमेंट का प्रबंधन किया गया है, जो एक सुपर स्पेशलिटी या स्मार्ट सिटी के होने का प्रावधान है। इसलिए आईएएस में ये प्रश्न पूछा गया है कि कंपेयर्ड विद स्मार्ट सिटी टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, स्मार्ट सिटी की तुलना आप किससे करिए, हड़प्पा सभ्यता से करिए। तो ये समानताएं आपको अगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पूछा जा रहा है तो निश्चित रूप से क्या है, समानता है कि दोनों में ड्रेनेज सिस्टम बहुत उत्तम स्तर के थे, उसमें सफाई का भी प्रावधान किया गया था। तो चित्र के माध्यम से भी ये बात आपको बताई जा रही है और फैक्ट के माध्यम से भी आपको बताया जा रहा है। पब्लिक बाथ पाया गया है। ये देखिए, पब्लिक बाथ कई बार ये परीक्षा में भी पूछा गया है। यहाँ से आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसके स्ट्रक्चर को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, ये पब्लिक बाथ बना हुआ है, तो पब्लिक बाथ के ढकने की भी व्यवस्था की गई है जिससे इसमें डस्ट वगैरह या बाहर से कोई गंदगी ना आए। इसमें चारों तरफ से देखिए व्यवस्था बनाई गई है आने की जाने की। तो इसमें पानी का फ्लो कई बार पूछा जाता है, उसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि पब्लिक बाथ जो बना था उसमें सीढ़ियाँ थी क्या। तो निश्चित रूप से उत्तर से दक्षिण की दिशा में आने जाने के लिए सीढ़ियों का विकास किया गया था। पानी का जो फ्लो था वो पश्चिम से पूरब की दिशा में था, तो ये भी इससे में पूछा गया था। तो व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो इन पब्लिक बाथ। तो पब्लिक बाथ या ग्रेड बाथ में किस तरह से पानी का बहाव था ये भी डिफाइन किया गया है। तो चित्र में भी देख सकते हैं, बोथ सिटीज फीचर्ड पब्लिक बाथ इंडिकेटिंग अ फोकस ऑफ हाइजीन एंड कम्युनल लाइफ। ठीक है, तो हाइजीन की व्यवस्था का मतलब है कि आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके यहाँ साफ सफाई की भी पूरी व्यवस्था की गई थी। अगला आता है स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स। तो किसी चीज़ को मापने के लिए, जैसे 250 ग्राम है, आधा केजी है, 1 केजी है, 2 केजी है, 3 केजी है, 5 केजी है या लीटर है, तो उसको नापने के लिए कौन कौन से मेजरमेंट का प्रयोग किया गया है, मेजर का प्रयोग किया गया है। तो उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन था। तो क्या स्टैंडर्डाइजेशन था, मानक क्या था, वेट का और मेजर्स का, नापने का या वजन करने का। स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स फैसिलिटेटेड ट्रेड एंड कॉमर्स बोथ सिटीज। यही कारण था कि इन दोनों शहरों में क्या हो रहे थे,
ट्रेड्स एंड कॉमर्स को बढ़ावा दिया जा रहा था, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। अगला पॉइंट हम लोग अगर देखें तो अगले पॉइंट पर क्या है, साइटेडल एंड रेजिडेंशियल एरियाज। देखिए एक एरिया क्या है पश्चिमी क्षेत्र और एक एरिया क्या है पूर्वी क्षेत्र। बोथ सिटीज आर डिवाइडेड इनटू अ साइडेटल एरिया फॉर द रूलिंग एलिट एंड अ लोअर रेजिडेंशियल एरियाज फॉर द जनरल पॉपुलेश। दोनों शहरों को एक किले क्षेत्र में बांटा गया जहां शासन करने वाले अभिजात वर्ग रहती थी और निचले आदिवासी क्षेत्रों में सामान्य जान रहती थी। यह एक सुव्यवस्थित सामाजिक घटनानुक्रम और संगठित शासन को दर्शाता है। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, पश्चिमी और पूर्वी भागों में। तो पश्चिमी भाग हमेशा उठे हुए स्थान पर था जहां बाढ़ के आने का खतरा कम था, वो ज़्यादा सिक्योर्ड पीपुल था। तो वहाँ की जनसंख्या पॉलिसी कुछ और रही होगी, जैसे हम दो हमारे दो, ये पॉलिसी रही होगी। अगर आप पूरब की दिशा में जाएंगे तो पूरब की दिशा में आप जाएंगे तो पूरब की दिशा में जनसंख्या ज़्यादा रही होगी, तो इनकी जनसंख्या पॉलिसी भी दूसरी रही होगी। जनसंख्या पॉलिसी क्या रही होगी, हम दो हमारे 11, हम दो हमारे 21, तो ये शुभ देख करके काम करते रहे होंगे, तो इनकी जनसंख्या पॉलिसी ज़्यादा रही होगी। तो इनके यहाँ हाइजीन का ख्याल कम रखा जाता रहा होगा, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कम रहा होगा, कॉमन पीपुल रहते होंगे। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट है वो दोनों शहरों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस था। दिस सजेस्टेड द वेल इस्टेब्लिश्ड सोशल हायरार्की एंड ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस। तो ये बताता है कि किस तरह का कितना सुव्यवस्थित शहर रहा होगा, कितना शानदार देखने में मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि इस शहर को देख करके आप ये अनुमान आसानी से लगा सकते हैं कि किस तरह से दोनों में समानताएं पाई जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट पाए जाते हैं, हायरार्की पाई जाती है। तो ये सारी बातें आप आसानी से जान सकते हैं। अगला पड़ाव अगर हम देखेंगे तो याद रखिएगा, हम आपके लिए आंसर राइटिंग करा रहे हैं। जिन बच्चों को लगता है कि उनको आंसर राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए ओजांग सर ने एक बहुत ही शानदार कोर्स डिजाइन किया है कि साल भर आप आंसर राइटिंग केवल 25,000 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके 8750711100 या 22 या 33 या 44 या 55 पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आंसर राइटिंग सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। What kind of economic activities were common in हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो? तो ऐसा नहीं था कि केवल बनावट के आधार पर इन दोनों में समानताएं थी, बल्कि आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भी दोनों में समानताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम देखते हैं कि बोथ सिटीज वर सेंटर्ड फॉर ट्रेड, बोथ लोकेलिटी विद द distant religious like Mesopotamia that had advanced craft industries including bake making, pottery and metallurgy and indicating a complex economic structure। दोनों शहर स्थानीय रूप से और मेसोपोटामिया जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के साथ व्यापार के केंद्र में थे। इसमें उन्नत शिल्प उद्योग थे, जैसे कि मोती बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु कर्म, जो कि एक जटिल आर्थिक संरचना को इंगित करती है। ये तो कहने के लिए एक डिफ़िकल्ट वर्ड हो गया, मैं आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेसोपोटामिया दोनों जगह से, जैसे हड़प्पा से चौकोर जो है क्या मिली हैं, धातु चौकोर मुहरें मिली हैं, स्क्वायर शेप सील्स रिकवर्ड फ्रॉम हड़प्पा। हड़प्पा से जब स्क्वायर शेप की सील्स मिली हैं और वो क्या है, डिजाइंड सील्स हैं, अभिलेखीय मुहरें, उस पर कुछ लिखा है, कुछ निशान बना हुआ है। तो इसका मतलब था कि वो राज चिन्ह का प्रतीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। चूँकि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसे प्री हिस्टोरिक एज में रखा जाता है। और प्री हिस्टोरिक का मतलब है जहाँ लिखी गई, प्री हिस्टोरिक का मतलब जिसमें लिखा हुआ ना पाया जाए, इसे प्रोटो हिस्टोरिक में रखा गया है। प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब है लिखा हुआ चीज़ें मिला है लेकिन आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो ये प्रोटो हिस्टोरिक में आता है। तो प्रोटो हिस्टोरिक को आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। तो इनके यहाँ ये था कि सील्स मिली हैं, उस सील्स के आधार पर हम पता कर पाते हैं कि इनका जो व्यापार था, जैसे मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, सिलिंड्रिकल टाइप से सील मिली हैं। और सिलिंड्रिकल टाइप सील का मतलब है बेलनाकार मोहरे, और बेलनाकार मोहरे कहाँ मिलती थी, ये आपकी मिलती थी मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया से इसका मतलब था मम्मी का मॉडल भी मिला है, तो लोथल से मिला है। तो इसका मतलब है कि ये पता चलता है कि इन लोगों के रिलेशन कहाँ से थे,
मेसोपोटामिया से थे और सुमेरिया सभ्यता से थे। तो दोनों में लगभग कॉमन फैक्टर देखने को मिलता है कि व्यापारिक क्षेत्रों का व्यापार इनका किस तरह से विदेशों से चला करता था। आगे देखते हैं। ये देखिए, व्हाट आर द रिलीजियस प्रैक्टिस कॉमन इन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। जैसे सबूत बताते हैं हड़प्पा और मोहनजोदारो के लोगों ने प्रोटो शिव की पूजा की और उसके पैंथियन में एकमात्र देवी थी। मोहनजोदड़ो के महान स्नान जैसे बड़े सार्वजनिक स्नान घरों में अनुष्ठान स्नान से पता चलता है कि अनुष्ठानिक पवित्रता महत्वपूर्ण थी। तो ये देखिए किस तरह से एक महिला का चित्र आपको देखने को मिल जाता है और उससे ये पता चलता है कि इन लोगों का जो रिलीजियस थॉट था केवल अनुमान लगाया गया है। रिलीजियस थॉट के आधार पर जान लीजिए कि रिलीजियस थॉट जैसे पशुपतिनाथ की एक मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ का मतलब है कि एक देवी देवताओं का वहां पे क्या था, एक मिनट में बता रहा हूं। देवी देवताओं का वहां पे क्या है, एक्सेस थी और वो एक्सेस कौन सी थी, पशुपतिनाथ के रूप में थी। तो पशुपतिनाथ की सील्स कहाँ से मिली है, मोहनजोदारो से मिली है। ठीक है, मोहनजोदारो हड़प्पा ये दोनों केंद्र थे और इसी के आधार पर ये बताया गया है कि यहाँ पे रिलीजियस थॉट भी लगभग समान रूप से पाए गए हैं। तो दोनों में समानता रिलीजियस थॉट को लेकर के है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर के है। तो प्रतीकात्मक रूप में ही सही एक महिला को भी वहाँ पवित्रता के स्वरूप के रूप में दर्शाया गया है। आइए आगे देखते हैं। हाउ डिड हड़प्पा एंड मोहनजोदारो हैंडल द सैनिटेशन एंड हाइजीन। दोनों शहरों में असाधारण स्वच्छता सुविधाएं थी, उन्नत नाली प्रणाली थी, ढके हुए नाले थे, कचरा निपटान की व्यवस्था थी, प्राचीन दुनिया में दुर्लभ थी, जिससे उनका स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य की ओर दिखाई देता है। हाइजीनिक व्यवस्था का मतलब है कि ड्रेनेज सिस्टम इनका वेल मेंटेन था, सड़कें जो इनके जो नाले थे वो सड़क पर खुलते थे, दरवाजे इनकी गलियों में खुला करते थे, सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इनका ज़बरदस्त था, धौलावीरा में वर्ल्ड क्लास वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इनका पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों में समानता देखने को ये मिल रहा है कि किस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए ये घरों के बाहर नालियों की कैसी व्यवस्था की गई है, नाली के निकासी की व्यवस्था का क्या प्रावधान है, कैसे सड़कों के माध्यम से ये लोग अपने वाटर मैनेजमेंट को भी तय करते थे। तो ये आधुनिक व्यवस्था में जो शहर की व्यवस्था होती है उसके आधार पर भी कैसा इन्होंने प्रबंधन किया है, ये देखने को आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आइए लास्ट में हम लोग देखते हैं व्हाट आर्किटेक्चरल फीचर्स वर कॉमन इन हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। कौन कौन से ऐसी बनावटें हैं जिसमें दोनों में समानता देखने को मिलती है। जैसे दोनों शहरों की वास्तुकला में घरों, सार्वजनिक स्नान घरों, अनाज भंडार के निर्माण के लिए समान आकार की ईंटों का उपयोग, मोहनजोदड़ो का महान स्नान सबसे प्रसिद्ध वास्तुशिल्प खोजों में से एक सामूहिक और अनुष्ठानिक उपयोगों का सुझाव देता है। ये देखिए, ये देखने को आपको मिल रहा है, ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स लगभग दोनों में समानता देखने को मिलती है। दूसरा मैं बता दूं कि दोनों जगह क्या मिला है, ग्रेनरी मिला है, अन्नागार मिले हैं और अन्नागार में लगभग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में समानता क्या है कि मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो उस समय का सबसे बड़ा बिल्डिंग स्ट्रक्चर हुआ करता था, लेकिन हड़प्पा में भी 6-6 कमरों वाले 2 अन्नागार मिले हैं। तो हड़प्पा और उसमें समानता ये थी कि दोनों में अन्नागार मिले थे, दोनों में बिल्डिंग का स्ट्रक्चर लगभग समान था, दोनों में लगभग आर्किटेक्चर का जो है समानता देखने को मिलती है। तो इस तरह से बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को लेकर के भी, अन्न भंडार को लेकर के भी दोनों में बहुत ज़्यादा समानताएं देखने को मिल जाती हैं। अंतिम रूप से हम आर्किटेक्चर के रूप में बात करते हैं। आपने ये दोनों की समानताएं देख ली और असमानताओं पर भी अगर आपसे कोई चर्चा करे कि दोनों में मान लो समानताएं तो बहुत थी, असमानताएं क्या थी, तो बहुत सारी असमानताएं भी थी। जैसे असमानताओं में ये है कि यहाँ से अभिलेखी, हड़प्पा से अभिलेखी साक्ष्य मिले थे मोहरों पर, जबकि मोहनजोदारो से प्लेन मोहरें मिली हैं। तो सर्वाधिक मोहरें का अगर पूछा जाएगा तो मोहनजोदड़ो आपका आंसर जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि डिजाइंड अभिलेख कहाँ से मिले हैं या अभिलेखी मोहरें कहाँ से मिली हैं तो हड़प्पा को जाएगा।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसकी मोहरें जो है चौकोर आकार की थी, किसकी आयताकार की थी, तो आयताकार मोहनजोदड़ो की थी, जबकि चौकोर कहाँ की थी, हड़प्पा की थी। तो असमानताएं भी थी, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो की तुलना में, वो हड़प्पा किस सेक्टर में पड़ता है पाकिस्तान के, मोहनजोदड़ो किस सेक्टर में पड़ता है, ये दोनों के क्षेत्र में परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। तो एक सिंध में पड़ता है, एक पंजाब में पड़ता है, तो आपको ये देख करके बताना है कि कौन सा सिंध के क्षेत्र में है और कौन सा पंजाब के क्षेत्र में है। तो ये थोड़ा सा आप डिफरेंस अंतर दोनों के बीच में पाएंगे। दोनों में भौगोलिक और जलवायु थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। दोनों के रहन सहन की स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन है, साक्ष्यों के आधार पर परिवर्तन है। तो ये परिवर्तन है। लेकिन आज हमने सिमिलरिटी पे अगर बात की, तो सिमिलरिटी पर अगर बात करनी हो तो इतने पॉइंट्स हमको कवर करने को मिल जाएंगे। ऐसी ही क्लासेज अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल में पूरा मिले और आपको कहीं और जाना न पड़े, भटकाव आपके जीवन से समाप्त हो जाए, तो गुरुकुल में आइए, आपका स्वागत है। 10 तारीख से गुरुकुल में 2 ईयर का नया बैच प्रारंभ हो रहा है। जिन बच्चों को अपना फाउंडेशन तय करना है, वो चाहते हैं कि नहीं उनकी पढ़ाई SP सिंह सर द्वारा कराई जाए, ओजांग सर के नेतृत्व में कराया जाए, तो दिए गए नंबर्स पे वो कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं और गुरुकुल में आकर के शानदार एटमॉस्फेयर में रह करके अपनी पढ़ाई को पूरा करके अपने सपने को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये है गुरुकुल की बिल्डिंग, और ये एक ग्रीनरी जहाँ दिल्ली में लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वहीं पे शानदार प्रयास को लेकर के ओजांग सर आगे बढ़ रहे हैं और ग्रीनरी के साथ आपकी पढ़ाई की उपलब्धता कर रहे हैं, हॉस्टल की व्यवस्था दे रहे हैं, लाइब्रेरी की व्यवस्था दे रहे हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ये अपने मुंह से कहना ठीक नहीं होगा। आप दिए गए नंबर्स पे एक बार कॉल करके यहाँ एक बार विजिट करें, चीज़ों को देखें, समझें, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.